सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो गाइज हमारे चैनल पे होने वाले हैं 1K सब्सक्राइबर और 50 सब्सक्राइबर कम है, तो जल्दी से करवा दो। तो चलो बिना बकवास के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इस एपिसोड के शुरुआत में MC बोलता है, क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? मुझे पता है तुम भी बहुत समय से इसके बारे में सोच रही हो। निजाओ क्या बोलती है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। और हुविंग सिटी में फूल को चुराने वाले चोर का मामला भी अभी तक शांत नहीं हुआ है। MC बोलता है, इस बारे में तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें असली अपराधी का पता लगाने के लिए ले जाऊंगा और इसके लिए मैं तुम्हें सिंसियरली इनवाइट करता हूँ। चलो इसे छोड़ो, इस क्रिस्टल बॉल पर अपना टैलेंट चेक करो। और MC उस बॉल को जाओकियन के हाथ में फेंक देता है। वो क्रिस्टल जाओकियन के हाथ में जाते ही चमकने लगता है। MC बोलता है, वाओ देखो इसमें चेंजेस आ रहे हैं। इसे देखनी जाओकियन घबरा जाती है और बॉल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरने लगता है। तभी MC उसे कैच कर लेता है। फिर बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारे पास विंड एट्रीब्यूट वाला स्पिरिचुअल रूट है। निजाओकियन बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे पास टैलेंट है। अपना MC लास्ट टब काटे हुए बोलता है, तुमने सही कहा। तो यंग लेडी जल्दी से मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लो और मैं तुम्हें एक कल्टीवेटर बना दूंगा। फिर हमें रात में दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ बंदे डीमन और गोस्टों की हड्डियों और राखों को जला रहे थे। लेकिन तभी उन हड्डियों से ग्रीन कलर की एनर्जी निकल के उन बंदों के शरीर में घुस जाता है, जिससे वो सभी वहीं पर मारे जाते हैं। जिसके बाद उन सभी के अंदर से वो ग्रीन एनर्जी निकलकर एक जगह इकट्ठा होने लगती है, जिससे प्रिंस की बॉडी फिर से फॉर्म होने लगती है। तभी उसके पीछे से कोई बोलता है, तो तुम फेल हो गए। प्रिंस कहता है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा वो बंदा एक नंबर का बेवकूफ़ था। अगर वो बड डिमन उस गु बाइचिंग से हारा नहीं होता तो मैं अब तक अपने क्लेन के लोगों के साथ पूरे मिंग इंपीरियल फैमिली पर कब्जा कर लिया होता और मैं पहले ही उन फ्रैगमेंट को ढूंढने के लिए किसी को भेज दिया होता जो आपको चाहिए। अगर आपने और भी पावरफुल एक्सपर्ट को भेजा होता तो ये सब कुछ नहीं होता। ये सब आपकी गलती है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि हुलाई होता है, जिसके मुंह में एक कौवा गया था। वो बोलता है, शांत हो जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एक हार है। दरअसल उसकी बॉडी को किंग क्यू ने पोसेस कर लिया होता है। वो बोलती है, जहाँ तक हायर लेवल के डीमन की बात है तो वो अब कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि एशियन टाइम में इस रियल में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी, जिससे गोल्डन कोर के बंदे इस रियल में आ सकते थे। लेकिन अब ज़्यादातर स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो गई है, जिसके कारण अब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग के डीमन को ही बुलाया जा सकता है। चलो अब उस एम्परर से मिलने चले। प्रिंस बोलता है, इस बार आपने किस तरह के पर्सन या गोस्ट को अवेकन किया है? वो कहती है, नहीं मैंने किसी को भी अवेकन नहीं किया है, वो अभी जिंदा है। इसके अलावा वो कोई ऐसा है जिसे तुम भी जानते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नी जाओकियन को दिखाया जाता है जो कि बाथटब में बैठी होती है। वहीं पर्दे के पीछे से MC बोलता है, जाओकियन तुम्हारी फैमिली की इनहेरिटेड मार्शल आर्ट विंड बॉडी क्लाउड बॉडी टेक्निक, दरअसल ये इनकम्प्लीट है। वहीं जाओकियन को शर्म आ रही होती है क्योंकि MC उसके ही रूम में होता है। MC बोलता है, ऐसा लगता है एशियन टाइम में इस कॉन्टिनेंट पर भी कल्टीवेशन करना पॉसिबल था। ऐसा लगता है कि सुवोंग ने मुझसे बहुत सी बातें छिपाई हैं और मुझे बताया नहीं। फिर वो पर्दे के ऊपर से देखते हुए जाओकियन को आवाज़ लगाता है, जिसे देख वो तुरंत ही पानी के अंदर चली जाती है। MC बोलता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम सोल बॉडी पील के बचे हुए आधे हिस्से को बाथटब में डाल के और स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करो। जाओकियन पानी के अंदर से बुलबुले छोड़ के इशारा करके बता देती है, ठीक है, और उसे शर्म भी आ रही होती है। फिर MC के जाने के बाद वो पानी से बाहर आकर जोर जोर से सांस लेने लगती है। बोलती है, चलो वो चला गया। जिसके बाद वो बाथटब से बाहर निकलते हुए बोलती है, तुम कह रहे थे मेरे ना रहने पर अकेले प्रैक्टिस करने से आसानी से इनर डीमन हावी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक बहाना है और तुम कहते हो कि तुम एक परवर्ट नहीं हो। जिसके बाद वो जाकर टॉवल लपेट कर बाथरूम से बाहर आ जाती है। तभी उसका ध्यान टेबल पर रखी पेस्ट्री पर जाता है। वो बोलती है, ये क्या है? क्या ये वो पेस्ट्री नहीं है जो कि गुइफेंगलैंड में बहुत ज़्यादा फेमस है? पेस्ट्री के खातिर मैं अभी के लिए आज रात को तुम्हें एक अच्छा पर्सन मानूंगी। और वो जैसे ही पेस्ट्री उठाने वाली होती है तभी वहाँ एक दूसरा हाथ आकर उठा लेता है जो कि अपना MC होता है। फिर MC उस पेस्ट्री को खा जाता है, जिसे देख जाओकियन हैरान होती है। MC बोलता है, हालांकि ये पहली बार नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, तुम बहुत सुंदर हो। इतना कहकर वो सिस्टम के स्पेस में चला जाता है। वहीं जाओकियन गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है,
तुम परवट चोर, मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एम्परर के रेजिडेंट का सीन दिखाया जाता है जहां एम्परर गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से ह्यूमिलिएट करने की, मैं उस गु बाईचेन के सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। और नी जाओकियान, ये कुतिया कमीनी, मैं चाहता हूँ कि जिन यूए उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे, उसे वो सब कुछ देने के लिए मजबूर करे जो उसे गु बाईचेन से मिला हो, और मैं उस गु बाईचेन से भी अपना बदला एक दिन जरूर लूँगा। तभी उसे कुछ होने लगता है, वो क्या बोलता है, मेरा फिर से सर दर्द करने लगा। तभी उस कमरे में ग्रीन कलर का स्मोक आने लगता है। वहाँ पर दो बंदे आते हुए कहते हैं, जुआन जियो, बाई जी, बाई साओ, तियानमा, टेंकुई। ऐसा लगता है कि मजेस्टी के सिर में दर्द हो रहा है और वो प्रिंस होता है। एम्परर बोलता है, तुम कौन हो? जुनवेन वेंगजुई, जल्दी से आओ और अपने एम्परर को प्रोटेक्ट करो। तभी हुलाई बोलता है, योर मजेस्टी, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके बाहर के सभी गार्ड पहले ही बेहोश हो चुके हैं। प्रिंस बोलता है, ये इतना बेकार कैसे हो गया है? इसके बजाय यदि मैं इसके बॉडी पर कब्जा कर लेता तो बेहतर होता। प्रिंस को देख एम्परर की फटके चार हो जाती है। वो बोलता है, नूची, तुम अभी तक जिंदा हो, तुम मरे नहीं। प्रिंस एक क्रीपी सा लुक बनाता है जिसके बाद वो अपने शरीर को लंबा करके एम्परर के पास जाके कहता है, हाँ मैं मर गया था लेकिन मैं वापस से जिंदा हो गया। वहीं एम्परर डरते हुए कहता है, मेरे पास मत आओ। तभी हुलाई कहता है, बस करो, और वो ताली बजाता है जिसके उसके हाथ से एनर्जी निकल के प्रिंस के जाके पकड़ के अपने पास खींच लेता है। हुलाई बोलता है, अपने पार्टनर को इतना मत डराओ। एम्परर मिंग, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? एम्परर कहता है, तुम्हें ज्वाइन करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? क्या मैं इमोर्टलिटी को कल्टिवेट कर पाऊंगा? हुलाई बोलता है, नो प्रॉब्लम, तुम भी गु बाईचेन को लाइक नहीं करते और हम भी, बस तुम्हें हमारी बात माननी है, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। फिर वो प्रिंस को धक्का देकर कहता है, जाओ अब तुम्हारी बारी है। प्रिंस चिल्ला रहा होता है, तुम बदबूदार कुतिया कमीनी, तुमने मुझे धोखा दिया। जिसके बाद प्रिंस जाकर एम्परर से टकराता है। हुलाई बोलता है, मेरी सीक्रेट टेक्निक खत्म होने के बाद तुम मिंग गुआनजियान के साथ मर्ज होकर उसकी एसेंशियल स्पिरिचुअल रूट को फिर से प्रकट करोगे। प्रिंस दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। फिर सीन हमें सिस्टम स्पेस का दिखाया जाता है जहां एमसी बोल रहा होता है, क्या स्पिरिचुअल टाइड? सुगंग बोलती है, बिल्कुल, हर 1000 साल में स्पिरिचुअल टाइड इस दुनिया में गुजरती है जिससे 200 साल तक के लिए इमोर्टलिटी की युग की शुरुआत होती है। उस समय सभी लोग कल्टीवेट कर पाएंगे और 200 साल बीतने के बाद स्पिरिचुअल एनर्जी वापस से ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद इमोर्टलिटी को कल्टीवेट करने का युग वापस से मार्शल आर्ट का युग बन जाएगा, जिसके बाद लोग सिर्फ मार्शल आर्ट को ही कल्टीवेट कर पाएंगे। और अब ये दुनिया फिर से स्पिरिचुअल टाइड की साइकिल के अर्ली स्टेज पे है। एमसी बोलता है, मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है, मुझे अचानक से ये 3 महीने का टाइम लिमिट वाला टास्क क्यों मिला? होंगसू बोलती है, क्योंकि होस्ट केवल 3 महीने तक ही इस वर्ल्ड में रह सकते हैं। अगर होस्ट ने अपनी ताकत को 3 महीने में नहीं बढ़ाया तो जब होस्ट मेन वर्ल्ड में वापस लौटेंगे तो आपको होंगसू के टॉर्चर को सहना पड़ेगा और पेनफुल भाग्य का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ये टास्क आपको आखिरी चांस है, और अगर होस्ट इस टास्क को पूरा नहीं कर पाते तो सिस्टम आपको बिना दर्द के इस दुनिया से भेज देगा, यानी कि मार देगा। तो होस्ट आपको और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, समझे? एमसी बोलता है, मैं समझ गया। फिर वो मन में कहता है, अगर मुझे सरवाइव करना है तो नी जाओकियान के फेबिलिटी को 100% करना होगा। मैं ज़रूर इसके साथ बॉन्ड बनाऊंगा। बॉन्ड बनाने का मतलब गाइस समझ जाओ, और उसे डीपली अपने प्यार में गिराऊंगा जिससे वो मरते दम तक मेरे साथ रहे। फिर सीन हमें विंग सिटी का दिखाया जाता है जहां एमसी कमरे में एंटर करता है जो कि नी जाओकियान का होता है। वो सो रही होती है, तभी वो अपनी आंखें खोलती है। फिर बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एमसी बोलता है, तुम उठ गई, और वो अपने साथ खाने की चीज़ लाया होता है। वो बोलता है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या खाना पसंद है, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट के लिए वो सारी चीज़ें खरीद ली जो तुम मुझे मिला। जाओकियान बोलती है, क्या तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो? तभी एमसी उसके पास जाओकियान का वॉलेट फेंकता है जिसे देख वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और एमसी पर चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम बताओगे मेरे सारे पैसे कहाँ गए? एमसी बोलता है, ओह पैसे, वो कहना है मेरे पास ब्रेकफास्ट खरीदने के पैसे नहीं थे इसलिए मैंने तुम्हारे थोड़े से पैसे उधार लिए हैं। तुम चिंता मत करो, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सेन फैमिली में जाकर तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। एमसी मन में कहता है, ये झींगा डम्पलिंग सच में बहुत सॉफ्ट है, ऐसा लगता है कि उन्होंने हर एक के अंदर पूरा झींगा भर दिया है। हम देखते हैं जाओकियान को, जो कि एमसी की बातों से और भी गुस्सा हो गई होती है। वो बोलती है, तुमने मेरे थोड़े से पैसे लिए हैं
तुम्हें ये थोड़े से लगते हैं। गुबाई चैन, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब तुम खाना नहीं मेरा शॉट खाओ। एमसी बोलता है, अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है तो कह दो। जैसा कि कन्फ्यूजियस ने कहा है, एक जानवर अपने मुंह से बोलता है, अपने हाथों से नहीं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी जावकियन को ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो उस पर अपना इन बुलेट टेक्निक का यूज करके अटैक करता है, जो जावकियन के चारों ओर घूमने लगती है। जावकियन बोलती है विंड स्टाइल, उसके इतना बोलते ही वहाँ एक बवंडर सा बन जाता है जो उस इन एनर्जी को वहाँ से हटा देता है। एमसी बोलता है, बहुत बढ़िया, मैं फाइनली सक्सेस हो गया। 1 महीने के रिसर्च के बाद मैंने फाइनली जावकियन की फैमिली की मार्शल आर्ट टेक्निक विंड स्टाइल को पूरी तरह से रिपेयर कर दिया। इसके अलावा मेरे लिए उसका इफेक्शन भी चरम के करीब है, इसे डबल खुशी माना जाता है। फिर एमसी जावकियन से बोलता है, अब विंड स्टाइल टेक्निक पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, तो चलो अब हमें बाहर चलना चाहिए। जावकियन बोलती है, यस मास्टर। जिसके बाद एमसी और जावकियन वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दूसरी जगह पर एक ट्रेनिंग हॉल को दिखते हैं जिसका गेट खुलता है और उसमें से एम्परर बाहर निकलता है। मैनेजर बोलता है, वेलकम बैक मजेस्टी, आप सर्कुलेशन से बाहर आ गए। एम्परर बोलता है, 1 महीना हो गया, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? वहीं उसके छाती पर प्रिंस भी मर्ज होता है। प्रिंस बोलता है, वो चीज़ उस औरत को चाहिए। जनरल वो और मैनेजर बोलते हैं, हम मेजेस्टी को रिपोर्ट करते हैं, हमने जिंग्लिश सिटी में बहुत सारी लाइफ्स को ढूंढ लिया है। तभी किनक्यू बोलती है, मैंने वो सब तुम्हें दे दिया है जो तुम्हें चाहिए था, अब ये तुम्हारी बारी है अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने का और मुझे वो चीज़ देने की। एम्परर बोलता है, एक बार वो तैयार हो जाए तो मैं उस सामान को तुम्हें दे दूंगा। प्रिंस बोलता है, तुम ये काम खुद से क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारा पावर और एबिलिटी के हिसाब से तुम्हें इस वर्ल्ड में कोई नहीं रोक सकता, तो तुम्हें हमारी ज़रूरत क्यों है? वो बोलती है, दुनिया के लिए मैं सिर्फ एक कपटी और ट्रबलसम हूँ, अगर मैं कुछ गलत व्यवहार करूंगी तो मुझे कुचल दिया जाएगा, लेकिन तुम अलग हो क्योंकि तुम्हारे पास डेस्टिनी का मार्क है, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। एम्परर बोलता है, ओह तो ये बात है, क्या तुमने सुना हम डेस्टिनी के चुने हुए हैं? और वो दोनों सुअर के जैसे हंसते हुए बोलते हैं, हम डेस्टिनी के चुने हुए हैं, हम ज़रूर पावरफुल बनेंगे। फिर हमें डेस्टिनी ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ चट्टानें होती हैं जिस पर अलग अलग तरह के डीमन बैठे होते हैं। उसमें से एक किनक्यू भी होती है। वो बोलती है, फाइनली हमने गॉड के सोल फ्रेगमेंट को ढूंढ लिया है। उसके साइड में बैठी लड़की बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इतने सालों की तलाश के बाद हमने फर्स्ट फ्रेगमेंट को ढूंढ ही लिया। फिर हमें इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम फैंग युए होता है जो कि एक मून रैबिट डीमन होती है। तभी एक और लड़की बोलती है, लापरवाही मत करो, ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम उस फ्रेगमेंट को वापस नहीं लाती। और इसका नाम जियाओमू जियाओ होता है, ये एक ट्री डीमन होती है। किनक्यू बोलती है, समझ गई, मैं सावधान रहूंगी। फिर हमें दूसरी जगह सीन दिखाया जाता है जहां एमसी और जावकियन घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। जावकियन बोलती है, मास्टर मुझे समझ नहीं आ रहा है, हमें अचानक से जिनलिंग सिटी में आने की जरूरत क्यों पड़ गई? एमसी घबराते हुए बोलता है, क्योंकि मुझे सडनली सेक्ट से नोटिफिकेशन मिला था, उन्होंने कहा था कि इस सिटी में बहुत सारी इविल स्पिरिट की एनर्जी इकट्ठा हो रही है जो बड़े बड़े बदलाव की ओर ले जा रही हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। वहीं एमसी मन में कहता है, क्या मैं इसको बता दूं कि मुझे ये सिस्टम से टास्क मिला है? वहीं सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट जिंगलिंग सिटी के सेंटर में जाकर इविल स्पिरिट के सोर्स को ख़त्म कर दीजिए और इसके बदले रिवार्ड में आपको 20 ड्रॉ मिलेगा, और अगर आप फ्रेगमेंट को पा लेते हैं तो आपको रिवार्ड में 50 ड्रॉ मिलेगा। फिर हमें सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां अपना एमसी और जावकियन भी आ गए होते हैं। जावकियन बोल रही होती है, ये बहुत अजीब है, यहाँ पर एक पर्सन नहीं है। वहीं उनके पीछे इविल स्पिरिट उन्हें देख रहे होते हैं। एमसी बोलता है, सावधान हो जाओ, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। तभी वो दोनों इविल स्पिरिट उन पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, जिन्हें एमसी और जावकियन भी नोटिस कर लेते हैं और वो पीछे की ओर देखने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें कोई मार देता है और वो एम्परर होता है। जावकियन बोलती है, मजेस्टी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एमसी बोलता है, सावधान हो जाओ, मुझे इसके अंदर से स्ट्रॉन्ग गोस्टली ऑरा महसूस हो रहा है, वो डेमोनिक पाथ पर गिर चुका है। एम्परर बोलता है, गुबाई चैन, क्या तुम जानते हो मैं डिमोनिक होने की कोई परवाह नहीं करता, मैं बस इमोर्टलिटी को पाना चाहता हूँ। मैं अपने फादर के उस इमेज को नहीं भूल जो 50 की उम्र तक पहुँचने से पहले ही उनके वाइट बाल और वो बूढ़े हो गए थे, और जब वो गिरे उसके बाद वो कभी भी नहीं उठे। इसके बाद मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया था, मैं अपने फादर की तरह बूढ़ा होकर नहीं मरना चाहता, इसके लिए मुझे इमोर्टलिटी को पाना होगा और
अब मेरा सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। अब मैं तुम्हारे जीवन का यूज अंतिम ईंट बिछाने के लिए 10,000 जनरेशनों के लिए एक डायनेस्टी स्टेबलाइज करने में मेरी मदद करने के लिए और मुझे इंटरनल एम्परर बनाने में सहायता करने के लिए करूँगा। अब तुम सीधे नर्क में जाओ। और वो एमसी पर अटैक कर देता है। एमसी जाओकियन से बोलता है ध्यान से, और वो दोनों उस अटैक को डोज कर लेते हैं, लेकिन वो अटैक के प्रेशर से दोनों दूर जाकर गिरते हैं। एम्परर धुएं से निकलते हुए बोलता है वाह, सच में ये दोनों फास्ट हैं। मैंने सिर्फ अपने हाथ को उठाया और उन्होंने उसे डोज कर लिया। नूची चलो तुम भी बाहर आ जाओ। जिसके बाद प्रिंस भी उसके शरीर से अलग हो जाता है। उसे देख एमसी और जाओकियन भी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं नूची तुम अभी तक जिंदा हो? प्रिंस बोलता है मैं निश्चित रूप से जिंदा हूँ, नहीं तो जो दर्द तुमने मुझे दिया है उसका 1000 गुना कैसे लौटाता। फिर वो एम्परर से कहता है गुबाई चेन को मुझ पर छोड़ दो और तुम अपनी एक्स सबऑर्डिनेट के साथ फाइट करो। एम्परर कहता है ठीक है, और वो दोनों एमसी और जाओकियन की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। एम्परर सीधे जाओकियन पर अटैक कर देते हैं, जिसे वो अपने शॉट से ब्लॉक कर लेती है। जिसके बाद वो अपने ब्लैक डेथ पाम से जाओकियन पर अटैक करता है, जिससे उसके पास से कुछ ब्लैक कलर की डेंटिकल निकलकर जाओकियन की ओर बढ़ने लगती है, जिसे वो अपने शॉट के स्लैश से खत्म कर देती है। जाओकियन बोलती है ये कितना आश्चर्यजनक है, 2 महीने से भी कम समय में मिंग गुआनजियान और मेरी पावर एक बराबर हो गई है। एम्परर बोलता है क्या तुम मेरी एक सिंपल पाम को भी ब्लॉक नहीं कर पा रही? नी जाओकियन, क्या तुम्हें गुबाइचे ने कुछ भी नहीं सिखाया? और मन ही मन सोचता है वास्तव में उस फॉक्स डीमन के साथ कोऑपरेट करने का चॉइस सही था। सिर्फ 1 महीने में ही नी जाओकियन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ मैं, जबकि उसने 20 साल तक मेहनत करके कल्टीवेट किया है। सो गाइस यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।